डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की केस स्टडीज। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में समझा था ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, उसके असेंशियल्स क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब पूरा होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा होगा, ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं। वो सारी अंडरस्टैंडिंग हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ले ली। उन प्रीवियस वीडियो का डिस्कशन, उन प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। आज हम जो गेन करेंगे नॉलेज, वो गेन करेंगे केस स्टडीज ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सीए फाउंडेशन के पेपर में हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि 50% जो पेपर आता है इट्स सब्जेक्टिव पेपर, जहाँ पे आपको सिंपल लॉ एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिफरेंसेस आते हैं, और 50% जो पेपर आता है वो आपका आता है बेस्ड ऑन केस स्टडीज। बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूट टू अंडरस्टैंड कि भाई बच्चे ने कितना लॉ गेन करा है, उसको लॉ की कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है, और उस अंडरस्टैंडिंग को दे वांट टू टेस्ट इन अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थ्रू केस स्टडीज। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द केस स्टडीज। A is in the process of selling his old Alto car and was discussing the sad matter with his friend Mr. X. Mr. X advised him to give offer to MJ as he is also looking for old car. Accordingly, on 3/11/23, Mr. A sent letter to MJ offering to sell his car for 1 lakh rupees. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। On the other hand, X told MJ that A will send him offer for sale of his car. MJ WhatsApp Mr. A that he wants to buy the car for 1 lakh. ये तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए। Now question asked, Mr. A refuse him to sell the car. Comment whether A can refuse or not. अब जब भी आपके पास केस स्टडी आएगी तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस केस स्टडी में लॉ पॉइंट क्या है, और अकॉर्डिंगली उस लॉ पॉइंट के बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन देंगे। तो यहाँ पे अब लॉ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ए ने यहाँ पे ऑफर दिया किसको, एमजे को, दैट ही वांट्स टू सेल हिज कार। एमजे ने भी ए को बोला कि ही वांट्स टू बाय द कार फॉर 10 लाख। मुझसे मिसप्रिंट हो गया, ये 1 लाख आएगा। अब पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे कि एक तो आपको लग रहा होगा सर ये जो एमजे ने लाइन बोली है इट सीम्स टू बी द क्रॉस ऑफर। तो एक तो पॉइंट बनेगा लॉ पॉइंट क्रॉस ऑफर का, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट क्या बन रहा है मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में डेलिबरेटली मैंने ये क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव बनाया है। मैं यहाँ पे बच्चों का ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वो कितनी दूर तक सोच सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एमजे ने बोला कि भाई उसे कार खरीदनी है 1 लाख रुपए की, बट यहाँ पे मैंने आपसे ये नहीं पूछा, ये आपको नहीं बताया क्या एमजे ने जो व्हाट्सअप करा है, एमजे ने ए की लेटर को रीड करने के बाद व्हाट्सअप करा है या ये एमजे का क्रॉस ऑफर है। तो अगर यहाँ पे एमजे ने ये जो व्हाट्सअप ए को करा है ये ए का लेटर रीड करने के बाद करा है, देन एमजे का व्हाट्सअप विल अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। एक लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉस ऑफर का। When two party exchange, अब यहाँ पे अगर आपको क्रॉस ऑफर ध्यान होगा तो आप उसको आइडेंटिकली सिंपली लिख सकते हैं कि when two parties exchange identical offer in ignorance of each other offer, the offers are called cross offer. There is a no binding contract in such case because offer made by a person cannot be considered as an acceptance ऑफ दी अनदर ऑफर। ये सेम जो क्रॉस ऑफर का हमने पढ़ा था ऑफर के लेक्चर में, सेम मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब दूसरा लॉ पॉइंट निकल के क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं पढ़े हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये दो लॉ पॉइंट अभी आपको निकल के आ रहे हैं। अब ये जो तो मैंने लॉ पॉइंट लिख दिए, अब हम इसको समझते हैं कि अपना कंक्लूजन हम कैसे देंगे। क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर ऑफर गिवन बाय ए हैज बीन रिसीव्ड बाय एमजे और नॉट। अकॉर्डिंगली द आंसर इज एज अंडर। हमारा कंक्लूजन ऐसे रहेगा, इफ ए ऑफर हैज बीन रिसीव्ड बाय एमजे, इन सच केस MJ message to WhatsApp to A that he wants to buy the car is simply an acceptance, and upon acceptance contract take place. In this situation A cannot refuse because binding contract हो गया है। और अगर हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं, if A offer has not comes to the knowledge of MJ,
In this situation, MJ message will be treated as a cross offer, which is not acceptance. In this case, A can reject MJ offer and thus A can refuse. तो यहाँ पे जो मैंने आपको केस स्टडीज दी थी, तो केस स्टडी में अब आपको समझ में आया होगा कि दो लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक लॉ पॉइंट हो रहा है क्रॉस ऑफर का, और एक लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है कि अगर एक्सेप्टेंस हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस एंड इन दैट सिचुएशन देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उस दो लॉ पॉइंट को हमने ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन ने आपको सॉरी ये नहीं बताया कि एमजे ने जो व्हाट्सअप करा है वो एक ही ऑफर को रीड करने के बाद करा है नहीं करा, हेंस हमारा आंसर इज बिकम सब्जेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द टू सिनेरियोस। तो होप आपको एक समझ में आया होगा कि किस तरह से केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले आपको लॉ पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और देन कीपिंग इन दैट लॉ पॉइंट आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। Mr. A is a dealer in a coconut, mustard and olive oil. The price of coconut oil is in the range of 100 to 120 per rupees 1 per kg. Price of mustard oil is in the range of 150 to 200 per kg and olive oil price is in the range of 200 to 250 kg. A offered to sell 100 tons of oil to B for 105 kg 105 per kg. B accept the offer. Later on, A refused to sell the oil. Was there a binding contract between A and B? अब यहाँ पे आपको फिर से केस स्टडी में क्या आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या ए और बी के बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। ए ने ऑफर दिया है। अब यहाँ पे जो केस स्टडी में लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑफर इज वैलिड व्हेन द टर्म्स ऑफ ऑफर इज सर्टेन, or if it's an uncertain, then offer is valid when the term of offer is capable of being made certain. ये हमने एक essential point पढ़ा था ऑफर के बारे में। the terms of offer must be clear, but if the terms of offer is not clear but it can be made clear, simple भाषा में बोलूं, then the offer is valid. अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ए ने ऑफर दिया है कि ए उस बी को 100 टन ऑफ ऑयल बेचना चाहता है 105। पॉइंट ये हो रहा है कि सर इसमें ऑयल कौन सा इन्वॉल्व है। अब कीपिंग इन व्यू द प्राइस रेंज, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट ए वांट्स टू सेल अ कोकोनट ऑयल as the price of the coconut oil is in the range of 100 to 120 per kg. Accordingly, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना कंक्लूजन ड्राफ्ट करेंगे। Mr. A has specified the price range for coconut and mustard oil. The price of coconut oil is in the range of 100 to 120 per kg. A offers to sell 100 tons of oil to B for 105 kg. B accepts the offer. Thus, A terms of offer, it's clear that A intend to sell coconut oil as the price of said oil is in the range of 100 to 120. Since A offer is valid, its acceptance result in a contract. Thus there is a binding contract between A and B. तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से आपको आंसर लिख के समझाया, आप सिमिलरली आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं कि पहले आपने कैप्चर करा कि इसके अंदर लॉ पॉइंट क्या है, आपने लॉ पॉइंट बताया और उस लॉ पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपने अपना कंक्लूजन ड्राफ्ट करा। तो होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। आइए हम लेते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। Mr. X told to 5 persons A, B, C, D, E that he want to sell his car for price ranging between 1 to 1.5 lakhs. Mr. D accept the offer to buy the car at 1.5 lakhs. Is there a binding contract between X and D? अब यहाँ पे हमको लॉ पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। लॉ पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ऑफर इज वैलिड व्हेन द टर्म्स ऑफ ऑफर इज क्लियर। यहाँ पे ए ने जो ऑफर दिया कि एक्स ने जो ऑफर दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख से 1.5 लाख के प्राइस के बीच में, तो यहाँ पे एक्स ने क्लियरली नहीं बताया एट व्हाट प्राइस एक्स वांट टू सेल इस कार। Now there is another law point. There is a difference between the offer and invitation to an offer. What is that case? Acceptance of offer results in a contract and acceptance of invitation to offer
रिजल्ट इन ऑफर बाय द अदर पर्सन। यहाँ पे ये हमने सिंपल लॉ पॉइंट लिखा है। अब फैक्ट्स अब क्या कहते हैं, अब दिख क्या रहा है, एक्स ने जो चीज बोली है, एक्स ने बोला कि अब मैं अपनी कार 1 से 1.5 लाख के बीच में बेचना चाहता हूँ। ये एक्स ने ऑफर नहीं दिया है, रेदर इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर। एक्स ने एक प्राइस रेंज स्पेसिफाई करी है कि बॉस इसके बीच में बेचना चाहता हूँ। नाउ ए बी सी डी आप बताइए आप क्या ऑफर देना चाहते हैं। तो ये केस समझ में आए, इसमें हम कंक्लूजन लिखते हैं। In the given case, X offer is not valid as he did not specify the exact price as he wants to sell his car. Rather, X statement is an invitation to an offer. Acceptance by D is an offer to A's invitation to offer. यहाँ पे जो A की X की स्टेटमेंट के बाद, अगर यहाँ पे मैं A गलत टाइप कर गया, X आएगा। यहाँ पे जो डी ने एक्सेप्टेंस दी है ए की एक्स की स्टेटमेंट के बाद, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, इट्स रेदर एन एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। तो जो डी ने स्टेटमेंट दी है, डी की स्टेटमेंट इज सिंपली एन ऑफर एंड एक्स हैज अ फुल राइट टू वेदर एक्सेप्ट दैट ऑफर और रिव्यूज दैट ऑफर। तो एक्सेप्टेंस बाय डी is an offer to X invitation to offer. Without acceptance of offer does not result in a contract. जो हम यहाँ पे आगे लाइन लिख सकते हैं, since D has given an offer to the X, तो X can refuse that offer or X can accept that offer. Simply by giving a offer by D, there is a no binding contract between X and D. तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको ये केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है। हमें लॉ पॉइंट बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके बाय हार्ट क्लियर हो जाए कि हमको सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है लॉ पॉइंट एंड देन लॉ पॉइंट। आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपको लॉ पॉइंट में एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है। एग्जामिनर ओनली एक्सपेक्ट सम प्रोफेशनल लैंग्वेज, ही डज नॉट वांट कि आप लॉ की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो कॉपी पेस्ट करके लिखिए, बिकॉज सीए फाउंडेशन इज इनिशियल स्टेज। एग्जामिनर एक्सपेक्ट यू कैन नॉट बिकम अ परफेक्ट फ्रॉम अ डे वन। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटेंशन उनकी ये है कि आपको समझ में आ जाए कि लॉ पॉइंट क्या, आप उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच दे सके। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते आइए। Mr. X advertised in a newspaper that he want to sell his car for 1.5 lakhs and anyone interested that in that thing can mail him. He received communication from 3 persons as under. Mr. X accepted to buy the car at 1.4 lakhs. Mr. Y, in ignorance of an advertisement, communicates to A that he wants to buy the car for 1.5 lakhs. Mr. Z sent a telegram that he will buy the car for 1.5 lakhs to which Mr. A did not respond. Now question asks, in what cases there is a binding contract with Mr. A? अब यहाँ पे अगेन इस केस स्टडी में we need to identify law point. अब लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? नाउ जो एक्स ने न्यूज़पेपर दी एडवर्टीजमेंट में, ये हमने ऑफर के लेक्चर में समझा था कि offer can be of two types, specific offer and general offer. And in case of general offer, offer is given to a public at large in a simple way. जब हम ऑफर दे रहे हैं तो ऑफर को नहीं पता कि वो ऑफर किसको दे रहा है। तो एडवर्टीजमेंट, दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज सिंपली अ जनरल ऑफर। अब हु कैन एक्सेप्ट द जनरल ऑफर? यहाँ पे क्योंकि ऑफर तो जनरल है, उसके बारे में तो डाउट नहीं है। अब यहाँ पे जो 3 लोगों ने रिवर्ट करा है उसके अकॉर्डिंग हमें केस स्टडी समझना है। हम एक जनरल पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, पहला लॉ पॉइंट, इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर। ये जनरल लॉ पॉइंट हो गया। Acceptance of offer must be unconditional, that is offer can be accepted as per terms stated in offer. Secondly, acceptance shall be given in a mode stated in the offer. If acceptance is given in other mode, offerer may accept it. ये 3 लॉ पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे। आपको भी देखो बार बार बोल रहा हूँ, यही लॉ पॉइंट कैप्चर करने हैं। अब इस लॉ पॉइंट को कैप्चर कर ध्यान में रखते हुए नाउ let's proceed to the conclusion.
एक्स ने बोला है कि मैं आपकी कार 1.4 लाख की खरीदना चाहता हूँ, बट एक्स मिस्टर ए ने जनरल ऑफर कितने का दिया था? 1.5 लाख। द स्टेटमेंट बाय मिस्टर एक्स इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट वाज अ कंडीशनल, इट्स अ काउंटर ऑफर बाय एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स का क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे इस एक्स के स्टेटमेंट के लिए ये लॉ पॉइंट लिखा था। तो उस लॉ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूजन क्या दिया कि स्टेटमेंट बाय एक्स इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट एज इट वाज अ कंडीशनल। एक्स ने ए ने बोला था मैं अपनी कार 1.5 लाख की बेचना चाहता हूं, और एक्स ने बोला कि मैं आपकी कार 1.4 लाख की खरीदना चाहता हूं। तो एक्स की स्टेटमेंट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज अ कंडीशनल, वेदर एक्स की स्टेटमेंट इज एन काउंटर ऑफर। Mr. Y, in ignorance of advertisement, communicates to Mr. A that he wants to buy the car at 1.5 lakh rupees. The statement by Y is not an acceptance, as general offer can be accepted by anyone having knowledge of offer. Why question specifically say Y did not have a knowledge of Y did not have a knowledge of advertisement by A. Hence जो Y ने statement दिया है, it will also not a acceptance, and without acceptance there cannot be a binding contract. अब Z ने क्या करा? Z sent a telegram that he will buy the car for 1.5 lakhs, और ए ने जो एडवर्टीजमेंट दी थी, ए ने एडवर्टीजमेंट में क्लियरली बोला था कि आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है देन यू हैव टू मेल हिम। बट जेड ने मेल नहीं करी, जेड ने टेलीग्राम भेजा कि मैं आपकी कार 1.5 लाख में खरीदना चाहता हूं, टू विच मिस्टर ए डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पे लॉ पॉइंट क्या आता है वो हमने पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस शैल बी गिवन इन अ मोड स्टेटेड इन द ऑफर, एंड इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन इन द मोड ऑफरर में एक्सेप्ट इट। अगर ऑफरर कोई ये मोड डिफरेंट मोड एक्सेप्टेबल नहीं है, देन ऑफरर हैज टू रिवर्ट कि बॉस आपका जो एक्सेप्टेंस है इन अ डिफरेंट मोड एंड इट्स नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कंक्लूजन में, द स्टेटमेंट बाय जेड इज एन एक्सेप्टेंस, though Z gave his acceptance in a different mode, but A did not respond. It means A has accepted the Z acceptance being in a different mode. तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे 3 लॉ पॉइंट थे, हमने पहले तीनों लॉ पॉइंट लिखे, और क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग ही ऐसी थी कि एक क्वेश्चन में आपसे वो कहीं लॉ पॉइंट इवेल्यूएट करना चाह रहा था ओनली ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो होप आपको ये 4th केस स्टडी भी समझ में आई होगी। Next comes to the next case study. Mr. B makes a proposal to Mr. X by post to sell the car for 5 lakhs and posted the letter on 10th April 21. Letter reaches to Mr. S on 12th April 21. He reads the letter on 30th April 21. Mr. S sent his letter of acceptance on 16th April 21 and letter reaches to Mr. Mr. B on 20th April 21. On 17th April, Mr. S changed his mind and sends a telegram withdrawing his acceptance. Telegram reaches to Mr. B on 19th April 21. Examine with reference to Indian Contract Act following aspects. On which date offer made by B will complete? Discuss the validity of acceptance. What would be the validity of acceptance if letter of revocation and letter of acceptance reach together? अब यहाँ पे जो ये केस स्टडी सामने आई है, इस केस स्टडी के अंदर जो लॉ पॉइंट आपको दिख रहा है वो इन्वॉल्व हो रहा होगा, द लॉ पॉइंट रिलेटिंग टू द completion of communication of offer, completion of communication of acceptance, revocation of acceptance। उसी लॉ पॉइंट के आगे, उसी लॉ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे क्या लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of offering, ये पहला लॉ पॉइंट है। दूसरा लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, acceptance of communication is complete as under. As regard offerer, when offeree puts the acceptance notice in a course of transmission so as to out of his control, and the acceptance of communication is complete as regard offeree when acceptance notice comes to the knowledge of offerer.
तीसरा जो लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड दी ऑफरी। ये 3 लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी तो हमारी बिगनिंग है, हम यहाँ पे किस तरह से इतने सारे लॉ पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यही आपको ओवर द टाइम गेन करना है बाय डूइंग द केस स्टडीज, बाय रीडिंग द लॉ अगेन एंड अगेन, कि भाई पूरी केस स्टडी में कौन कौन से लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। इनिशियल स्टेज है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कैप्चर करने में, बट दिस इज द वे यू नीड टू कैप्चर द दिस थिंग योर लॉ पॉइंट्स। अब क्वेश्चन सॉल्व करते, कंक्लूजन देते। ऑन विच डेट ऑफर मेड बाय बी विल कंप्लीट। यहाँ पे बी ने ऑफर चिट्ठी कब पोस्ट की थी? 10 अप्रैल को। एस को कब मिली? 12 अप्रैल को। उसने रीड कब करी? 13 अप्रैल 21 को। अब हमारा क्या कंक्लूजन आ रहा है? ऑफर मेड बाय बी was completed on 13/4/21 when S read the letter containing the offer। 13/4 को the offer comes to the knowledge of the offering। ये लॉ पॉइंट था। अकॉर्डिंगली हमने जो लिखा कि 13/4 को एस ने लेटर रीड करा और 13/4 को एस के नॉलेज में बी का ऑफर आया। हेंस द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट ऑन 30 अप्रैल 21। Now what's the second point? Discuss the validity of acceptance। अब एक्सेप्टेंस के केस में क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस ने अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट करी? 16 अप्रैल 21 को। और लेटर बी को कब पहुंची? 20 अप्रैल 21 को। बट 17 अप्रैल को आफ्टर पोस्टिंग द लेटर ऑन 17 अप्रैल एस ने अपना माइंड चेंज करा और उसने टेलीग्राम भेजा कि साहब मैं अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर रहा हूं। और टेलीग्राम रीचेस टू मिस्टर बी ऑन 19 अप्रैल 21। अब हम इसमें लॉ पॉइंट हम क्या पढ़ चुके हैं? एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली हम अपना कंक्लूजन देते हैं। एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड as the communication of acceptance as regard offering was completed on 20/21, but before that comma acceptance has been revoked as the revocation of acceptance telegram was reached on 19/21। क्योंकि एक्सेप्टेंस हम कब तक रिवोक कर सकते हैं? दोबारा से लॉ पॉइंट बता रहा हूं। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड ऑफरी। और ये क्या चीज है? ये कब होता है? व्हेन एक्सेप्टेंस नोटिस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस नोटिस है वो बी के नॉलेज में कब आया फ्रेंड्स? 20 अप्रैल को। बट उससे पहले ही एस ने क्या करा था? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम भेज दिया था और वो बी ने रीड कर लिया 19 अप्रैल 21 को। इसका मतलब एस ने अपनी एक्सेप्टेंस को वैलिडली रिवोक कर दिया है। हेंस द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। अब क्वेश्चन कहता है थर्ड पॉइंट, व्हाट वुड बी द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको ड्राफ्ट करा है ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। इससे मैं सिर्फ फैक्ट्स चेंज करे होंगे, मैंने डेट चेंज करी होगी, बट ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब हम क्या रीड करते हैं? इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच टुगेदर then that letter will be valid, means either letter of revocation और letter of acceptance। इन दोनों में से कौन सा वैलिड होगा? which is read first by the offerer। अब पॉइंट आता कि ऑफरर पहले कौन सा लेटर पढ़ेगा। अब यहाँ पे एक जनरल प्रिजम्पशन हम क्या ले रहे हैं? इन दिस सिनेरियो it will be presumed that offerer has read the letter of revocation first, as anything reached by faster mode of communication is read first by the recipient। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि कोई अगर आपको कम्युनिकेशन एक फास्टर मोड से आया है तो आप उसको प्रायोरिटी देते हो, कीपिंग इन व्यू कि सर वो कुछ अर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हम ये आंसर लिखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि बी ने अगर लेटर ऑफ रिवोकेशन फर्स्ट रीड करा है देन ऑल्सो एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इस
तरह से हमको केस स्टडीज को समझ के लॉ पॉइंट लिखना है और आंसर देना है। ये जो मेरी केस स्टडी सारी की सारी है मैंने अपनी पीडीएफ पे बना रखी है। इफ एनी वन रिक्वायर्स दिस पीडीएफ तो दे कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर नीचे आपके आ ही रहा है, तो मैं आपको ये पीडीएफ एज इट इज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गो थ्रू इट। आइए, now comes the next case study. Mr. A sends an email to B offering to sell his house for 50 lakhs on 30th 10/23. B reverted the mail on same day, agreeing to buy the house for 45 lakhs. The said email was still to be read by A. On 1st 11/23, means immediately after just 2 days, B WhatsApp the A, he agreeing to buy the house for 50 lakhs. A read the message and refused to sell it. Is there a contact between A and B? ये केस स्टडी मेरी बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो B ने रिवर्ट ऑन द मेल करा है एग्रीइंग टू बाय हाउस फॉर 45 lakhs, आपको लगेगा सर ये तो एक तरह से काउंटर ऑफर है, और काउंटर ऑफर होते ही ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। बट यहाँ पे जो मेजर पॉइंट में आपको जो मेजर पॉइंट इन्वॉल्व है वो क्या है, ईमेल वॉज स्टिल टू बी रीड बाय ए। अब इतनी केस स्टडी के बाद हम लॉ पॉइंट पढ़ते हैं। ऑफर लैप्स व्हेन ऑफरी गिव्स अ काउंटर ऑफर। सेकेंड लॉ पॉइंट, ऑफर इज कंप्लीट व्हेन सेम इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, that is offer comes to the knowledge of offering. Offer must be accepted within a reasonable time. अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। बी रिवर्ट ऑन मेल एग्रीइंग टू द बाय हाउस एट 45 lakh is though a counter offer, but since B offer was not read by A, it is not a valid offer. It did not result in a lapse of A offer. क्यों? क्योंकि ऑफर तभी वैलिड होता है जब ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, दैट ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। यहाँ पे बी की जो रिवर्ट था ऑन अ मेल, इट सीम्स टू बी द काउंटर ऑफर, बट काउंटर ऑफर भी तो ऑफर ही है। तो ऑफर को अगर हम कहते हैं कि इट शुड बी वैलिड, देन ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, मीन्स द नॉलेज ऑफ ऑफर शुड कम्स टू द ऑफरी। इस केस में बी का जो मेल है वो ए की नॉलेज में नहीं आया है, जो बी का मेल है दैट सीम्स टू बी द काउंटर ऑफर, बट टेक्निकली स्ट्रिक्टली इट्स नॉट एन ऑफर। बी सब्सिक्वेंट रिवर्ट ऑन व्हाट्सएप इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि जो दोबारा से बोल रहा हूं, जो बी ने मेल करी है इट सीम्स टू बी द काउंटर ऑफर, बट इट्स नॉट अ टेक्निकली ऑफर बिकॉज वो ए की नॉलेज में नहीं आई है। तो यहाँ पे क्या बी के जो बी ने जो मेल करा है वो इज अ ऑफर, सीम्स टू बी एन ऑफर बट नॉट अ टेक्निकली ऑफर, बिकॉज वो ए की नॉलेज में नहीं आया है। और जब वो ऑफर ही नहीं है, काउंटर ऑफर ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का ओरिजिनल ऑफर लैप्स नहीं हुआ है। एंड देन बी सब्सिक्वेंट रिवर्ट ऑन व्हाट्सएप is a valid acceptance and it was unconditional and it resulted in a valid acceptance, and upon a valid acceptance there is a binding contract between A and B. Hope आपको केस स्टडी समझ में आई होगी। Now let's come to the next case study. A offered to sell his car to B for 1 lakh on 1/4/23. On 20th 4/23, 20 अप्रैल 23 को C offered to buy A car for 1,10,000. A accepted C offer. On 25th April 23, B accepted the A offer. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इज देयर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी और ए एंड सी। अगेन ये मेरी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव मीन्स आपको यहाँ सोचना पड़ेगा क्या क्या दो सिनेरियो बिल्ट हो सकते हैं। लॉ पॉइंट, इफ नो टाइम इज मेंशन, offer must be accepted within a reasonable time. And what is a reasonable time? It depends upon the fact of the case and same will be decided by the court in litigation. अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपना कंक्लूजन देते हैं। If 20 days is regarded as a reasonable time,
देन ए ऑफर लैप्स बाय 20th अप्रैल 23, क्योंकि ए ने ऑफर कब दिया था, 1 अप्रैल को दिया था। इन दैट अब आगे पढ़ते, सॉरी मैं मिस कर गया था। इफ 20 days इज रिगार्डेड एज अ रीजनेबल टाइम देन ए ऑफर लैप्स बाय 20th अप्रैल 23, एंड इन दैट केस acceptance of C offer by A resulted in a binding contract between A and C। तो यहाँ पे हमने ये मान के चला कि अगर 20 अप्रैल को इज रिगार्डेड एज अ रीजनेबल टाइम 20 डेज, क्योंकि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल 20 दिन हो गए, तो 20 दिन अगर हम देखते हैं कोर्ट रिगार्ड करता है रीजनेबल टाइम है। इन दैट सिनेरियो ए का ऑफर 20 अप्रैल को एक्सपायर हो गया, लैप्स हो गया। इन दैट केस जो सी ने ऑफर दिया और वो जो ए ने एक्सेप्ट कर लिया, इट रिजल्ट इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी। If 20 to 25 days is not regarded as a reasonable time, then A offer did not lapse by 25th April, and B acceptance of A offer result in contact between A and B। तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी कि किस तरह से मैंने आपसे पूछा है, दो सिनेरियो आपसे पूछे हैं कि यहाँ पे आपको दो डिफरेंट केस अपने आप माइंड डिफरेंट मीन सिनेरियो बिल्ड करके आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहेगा कि आप कितना सोच सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A offered to sell his house in Bhopal to Mr. B, who is staying in Mumbai. A sent his offer by post on 1st 11/23, which was received by B on 3rd 11/23. He reads immediately. B sent his acceptance by post on 5/11/23 to his friend C in Bhopal, requested him to give letter of acceptance to the A. C received the letter on 8th 11/23 and hands over the same to A on 10/11/23. In the meantime, A revoked his offer, sent telegram to B, which was received by B on 9/11/23. Is there a binding contract between A and B? फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। आंसर लॉ पॉइंट पे आते हैं। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड ऑफर। और ये पॉइंट कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड ऑफर व्हेन ऑफरी पुट द एक्सेप्टेंस इन अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू आउट ऑफ हिज कंट्रोल। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरी केस स्टडी इन्वॉल्व है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इन द गिवन केस, by sending letter to C and requested him to hand over the letter to A, B has retained the control over acceptance as he can ask C not to hand over the letter to A anytime। मीन्स B ने यहाँ पे चिट्ठी सिर्फ A को पोस्ट नहीं करी है, B ने चिट्ठी किसको दी है? C को दी है, जो सी को 8/11 को मिली है, और उसने बी ने सी को बोला है कि आप ये जाके चिट्ठी ए को दे दो कि सब मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो ए को चिट्ठी मिली है 10/11 को मिली है, दो सी को उससे पहले मिली है, सी ने लेटर रीड कर लिया है। तो यहाँ पे हम जो कंक्लूजन में बोलना चाह रहे हैं कि जब बी ने लेटर सी को दिया है और सी को रिक्वेस्ट करिए कि आप ये ए को हैंड ओवर कर दो, तो बी ने अभी तक पूरे का पूरा कंट्रोल एक्सेप्टेंस के अपने पास रखा है, बिकॉज वो सी को कभी भी फोन करके बोल सकता है आप ए को हैंड ओवर मत करो। इन दिस केस communication of acceptance is as complete as regard offerer when C hands over the letter to A। 10/11 को जब आपने C ने चिट्ठी A को दे दी, अब B के हाथ से पूरे का पूरा कंट्रोल चला गया है। अब B के हाथ से क्या कहते हैं, कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे B ने जो C को लेटर दिया उसने कंट्रोल अपने पास रखा है, और C के पास जब और B के पास जब तक कंट्रोल है तब तक हम ये बोलेंगे कि ये वाली चीज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड ऑफर अचीव नहीं हुई है। और वो कब अचीव हुई है? जब वो ए के पास वो लेटर रिसीव हो गया 10/11/23 को,
और हम ऑफर को कब तक रिवोक कर सकते हैं? ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड ऑफर। और वो कब हुआ इवेंट? 10/11 को। और ए ने अपना ऑफर कब रिवोक करा है? ए ने अपना ऑफर उससे पहले रिवोक करा है और वो रिवोकेशन नोटिस बी के पास 9/11 को पहुंच गया है। A has revoked his offer and revocation notice was read by B on 9/11/23. Thus, A has revoked his offer before communication of acceptance is complete as regard offerer and it's a valid revocation. Thus, there is a no binding contract between A and B. तो होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी कि इसके अंदर क्या लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। तो मैं ऐसे आपके आगे हर चैप्टर के बाद आई विल ब्रिंग द केस स्टडी, जिससे आपको हर चैप्टर की क्लैरिटी बिल्ड होगी एंड आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द केस स्टडी फॉर ऑल द चैप्टर्स विच वी हैव डन। तो होप आपको सब केस स्टडी समझ में आई होगी। थैंक यू।